Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का ये पार्ट 3 है। मैं आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस 2 पार्ट्स में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने अभी तक डी नोवो सिंथेसिस कंप्लीट कराया। और आज हम लोग बात करेंगे सेल्वेज पाथवे की। ठीक है, सेल्वेज पाथवे से कैसे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार्क, CSIR, नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। मैं 2-3 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़ा। डी नोवो सिंथेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो डी नोवो सिंथेसिस में हमने प्यूरिन्स का पढ़ा और पायरिमिडीन्स का पढ़ा इन डिटेल। ठीक है, पाथवेज डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट अब आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्वेज पाथवे को। सेल्वेज पाथवे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये स्लाइड में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी जब मैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जो सेल्वेज पाथवे है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्वेज पाथवे क्या करता है, रिसाइकिल करता है फ्री बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स रिलीज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं, फ्री बेसिस हो गए, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या हो गया, जिन बेसिस पे क्या ज्वाइन है, हमारा राइबोज शुगर ज्वाइन है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्वेज पाथवे में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो है PRPP जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच होता है, बेस से अटैच होता है और फिर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देता है। जबकि डी नोवो सिंथेसिस में हमें क्या करना पड़ता था, स्टार्टिंग से सिंथेसिस करना पड़ता था। पहले हमें पूरा कंप्लीट बेस बनाना पड़ता था, फिर उसे PRPP से ज्वाइन करना पड़ता था, या पहले PRPP उस पर ज्वाइन हो जाता था, फिर हम बेसिस का सिंथेसिस करते थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम सेल्वेज पाथवे पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी पाथवे है। ठीक है, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम सेल्वेज पाथवे और प्यूरिन्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्यूरिन्स में क्या क्या आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन हमारे आते हैं। ठीक है, टू रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है। मोस्ट सेल्स हैव एक्टिव टर्नओवर ऑफ मैनी ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड विच थ्रू डिग्रेडेटिव प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एज रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एडेनिन, ग्वानिन एंड हाइपोजेंथीन। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे RNA हो गया, DNA हो गया, ठीक है, जब ये डिग्रेड होते हैं, ठीक है, तब इनसे क्या रिलीज़ होता है, एडेनिन रिलीज़ होता है, ग्वानिन रिलीज़ होता है, और एक और कंपाउंड रिलीज़ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोजेंथीन। ठीक है, दीज फ्री प्यूरिन्स आर रिकवर्ड टू दियर करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड थ्रू सेल्वेज पाथवे। ऐसे जो भी प्यूरिन्स जो इस तरीके से डिग्रेड होकर रिलीज हुए हैं, इनको जो है सेल्वेज पाथवे के थ्रू रिसाइकिल करा जाता है और वापस से जो है न्यूक्लियोटाइड्स में अटैच किया जाता है। ठीक है, in contrast to the de novo purine nucleotide synthesis pathway, which is virtually identical in all cells, salvage pathway are diverse in character and distribution. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने de novo purines न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है प्यूरिन जो de novo सिंथेसिस पाथवे है वो सबके लिए एक जैसा ही होता है लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन सेल्वेज जो है वो डिफर कर सकता है, एंजाइम टू एंजाइम पे डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का एंजाइम है और वो कैसे जो है उसे रिकवर कर रहा है। ठीक है, in mammals, purines are for the most part salvaged by two different enzymes, adenine phosphorybosyl transferase यानी APRT। ठीक है, तो सेल्वेज पाथवे में जो मैमल्स में है, ठीक है, वहाँ पे दो एंजाइम हमारा यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा APRT यानी एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, पहला ये हो गया। ये क्या करेगा, ये एडेनिन को PRPP से ज्वाइन करके क्या बनाएगा, हमारा AMP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है वो है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज यानी HGPRT। ठीक है, ये कैटेलाइज करता है दो रिएक्शन को। ठीक है, सबसे पहले ये हाइपोजेंथीन को PP से अटैच करके फिर IMP का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा ये काम करता है ग्वानिन को PRPP से अटैच करके GMP का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम हम कह सकते हैं वो कौन होगा, APRT होगा या HGPRT होगा। आप खुद सोचो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारा HGPRT एंजाइम इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्यों, क्योंकि जो APRT एंजाइम है ये सिर्फ क्या कर रहा है, AMP का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा HGPRT है वो हमारा क्या कर रहा है, IMP का भी फॉर्मेशन कर रहा है और GMP का भी फॉर्मेशन कर रहा है। हम लोगों ने
सो जब हम डी नोवो पाथवे पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि जो आईएमपी होता है वो क्या करता है, वो उसी से हमारा जो है एएमपी भी बनता है और जीएमपी भी बनता है, ठीक है। दोनों बन सकता है हमारा आईएमपी से। आईएमपी आगे जाके क्या बनाता है, जीएमपी, और साथ ही साथ एएमपी भी बनाता है, ठीक है। तो यानी हम अगर हमें एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए तो भी हमें मिल जाएंगे, ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो भी हमें मिल जाएंगे थ्रू एचजीपीआरटी एंजाइम, ठीक है। लेकिन एपीआरटी एंजाइम से सिर्फ हमें क्या मिलता है, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स यानी एएमपी हमें मिलता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से काफ़ी सारी डिजीजेज होती है हमारी बॉडी में, जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेश-नाइन सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एचजीपीआरटी डेफिशिएंसी, ठीक है। देखो अगर एचजीपीआरटी डेफिशिएंसी हो गया तो जो भी हमारे बॉडी में फ्री बेसिस हैं जैसे ग्वानिन हो गया, ठीक है। अब एपीआरटी क्या कर रहा है, सिर्फ एडेनिन बेसिस को ऐड कर रहा है, लेकिन ग्वानिन वाले बेसिस को, एचजीपीआरटी है नहीं तो ग्वानिन वाले बेसिस को ऐड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है, लेश-नाइन सिंड्रोम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। डिजीज पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बाक एग्जाम के लिए, ठीक है, और CSIR नेट के लिए भी, जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। सो विच इज कॉज सीवियर एचजीपीआरटी डिफिशियंसीज, ठीक है। एचजीपीआरटी डिफिशियंसी से हमारी ये डिजीज होती है। इंडिकेट दैट प्यूरिन सैल्वेज रिएक्शन हैव फंक्शन अदर देन कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डी नोवो पाथवे सिंथेसिस, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो डी नोवो पाथवे सिंथेसिस है वहाँ पर जो है सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए थी, काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सब कुछ हमारा जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था, ठीक है। तो अब सैल्वेज पाथवे की बजाय अगर डी नोवो पाथवे हर टाइम हमारी बॉडी में चलता रहे तो इतनी सारी एटीपी जीटीपी कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में, है ना। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कंजम्पशन हो जाएगा, पहला ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस सेक्स लिंक्ड कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है। कौन सा डिजीज़ है ये, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। कंजेनाइटल डिफेक्ट अफेक्ट ऑलमोस्ट ओनली मेल्स, ठीक है, मेल्स में है ये ज़्यादातर देखा जाता है। रिजल्ट इन एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। और ऐसे लोगों में जो है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड इज़ अ प्यूरिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। प्यूरिन जब डिग्रेड होता है हमारा तो वो क्या बनाता है, यूरिक एसिड को बनाता है, ठीक है। जब हम आगे जो है डिग्रेडेशन पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, प्यूरिन्स की, प्रिमिडिन्स की, उस टाइम पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि प्यूरिन के डिग्रेडेशन होने से क्या होता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज सच एज स्पेसिटिसिटी, ठीक है। स्पेटिसिटी क्या होता है, ये मसल्स का स्टिफनेस हो जाता है, यानी मसल्स स्टिफनेस हो जाते हैं, किसी के हैंड्स ऐसे इस टाइप से हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, हाईली एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। इस तरीके के बिहेवियर जो है ये किसके सिम्टम है, लेश-नाइन सिंड्रोम के सिम्टम्स है, ठीक है। और इनमें क्या होगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है एडेनिन जो है जो हमारा प्यूरिन्स बेसिस है वो रिसाइकिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, डिग्रेड होंगे, बहुत ज़्यादा डिग्रेड होंगे, तो क्या होगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यही होगा। नेक्स्ट है द लैक ऑफ एचजीपीआरटी एक्टिविटी लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पीआरपीपी, ठीक है। अगर एक और प्रॉब्लम इससे हो सकती है, ठीक है, जैसे एचजीपीआरटी हमारा कम हो गया, ठीक है, लैक हो गया, तो अब जो है पीआरपीपी क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। क्यों होगा पीआरपीपी एक्यूमुलेट, क्योंकि पहले जो है जब एचजीपीआरटी हमारा वर्क कर रहा था हमारी बॉडी में तो वो काफ़ी सारे बेसिस को, ठीक है, जैसे हाइपोजेंथिन हो गया, ग्वानिन हो गया, इनको पीआरपीपी से अटैच करके वापस से जो है न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस कर रहा था, राइट। लेकिन अब पीआरपीपी को अटैच करने वाला कोई बचा नहीं है उन बेसिस पे, ठीक है, जिन बेसिस पे होना चाहिए था। तो अब पीआरपीपी जो फ्री पीआरपीपी होगा हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो नॉर्मली जो सैल्वेज पाथवे में यूज़ हो रहा था हमारा, ठीक है। सो एक्सेस पीआरपीपी किसको एक्टिवेट करेगा, एमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि जो है इंक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कंसिक्वेंटली टू दियर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट टू यूरिक एसिड, ठीक है। इससे क्या होगा, प्यूरिन्स का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा पीआरपीपी से। ये एंजाइम हमने कहाँ पढ़ा था, डी नोवो सिंथेसिस में पढ़ा था, जब हम डी नोवो सिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर सो अमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को हम क्या भी बोलते हैं, ग्लूटामीन पीआरपीपी अमीडो ट्रांसफरेज, ठीक है। ये हमने डी नोवो सिंथेसिस में पढ़ा था, जब हम प्यूरिन्स का डी नोवो सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, एक्सेसिव प्यूरिन का सिंथेसिस होगा। प्यूरिन सिंथेसिस एक्सेस होगा तो प्यूरिन का डिग्रेडेशन भी होगा, डिग्रेडेशन की वजह से क्या किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आया होगा। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन लोगों को आप लोग ध्यान से पढ़ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम सेल्वेज पाथवे ऑफ पायरिमिडीन्स पढ़ेंगे, ठीक है। Pyrimidine salvage utilizes extracellular nucleosides and nucleobases via uptake from the bloodstream or intracellular recycled nucleic acid, जैसे यूएमपी, सीएमपी, टीएमपी, ठीक है, डिराइव फ्रॉम डीएनए आरएनए डिग्रेडेशन टू सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एफिशिएंट डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर्स एज वेल एज एमआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे लिए ईजी हो जाए। सेल्वेज पाथवे क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम रिसाइकिल कर सकें, ठीक है। वैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में तो रिसाइकिल प्रोसेस यूज़ करते नहीं है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसे ज़्यादातर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती। हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती है, उसका रिसाइकिल करती है, ठीक है। तो उसी रिसाइकिल का एग्जांपल हमारा ये सेल्वेज पाथवे है। हमारा एमआरएनए डिग्रेड हो गया, डीएनए डिग्रेड हो गया, ठीक है, उसको वापस से जो है यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एज अ बेस, फ्री बेसिस को एज अ बेस यूज़ करके वापस से जो है डीएनए में यूटिलाइज करते हैं, एमआरएनए सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। हमें भी अपनी लाइफ में ये जो है वो करना चाहिए। अपनी नॉर्मल लाइफ में हमें भी रिसाइकिल प्रोसेस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो पायरिमिडीन बेसिस प्लस पीआरपीपी, ठीक है। पीआरपीपी जैसे फ्री पायरिमिडीन बेसिस होगा, जैसे कौन हो सकता है पायरिमिडीन बेसिस? साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थाइमिडीन हो गया, ठीक है। इन पे पीआरपीपी अटैच होके जो है कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है? पायरिमिडीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है, और ये जो है क्या बनाता है? पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फोरस, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को रिलीज करता है। नेक्स्ट जो है, यहीं पर अगर हम लोग यूरेसिल की बात करें, यूरेसिल पे पीआरपीपी अगर अटैच होगा तो उस एंजाइम को क्या बोल देंगे हम? यूरेसिल फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और यहाँ पर हमारा किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? यूएमपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग डी नोवो सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो यूएमपी है, यूएमपी हमारा क्या करता है? यूएमपी से हमारा सीएमपी बनता है, और यूएमपी से ही हमारा क्या बनता है? टीएमपी बनता है, ठीक है। तो थाइमिडीन के न्यूक्लियोटाइड्स भी और साइटोडिन के न्यूक्लियोटाइड्स भी सिर्फ इस यूएमपी से बनते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने डी नोवो सिंथेसिस का लेक्चर मेरा देखा होगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया था। नेक्स्ट है यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोसाइड। अगर यूरेसिल क्या राइबोन्यूक्लियोसाइड है, यानी कि यूरेसिल है, उस पर राइबो शुगर भी अटैच है लेकिन फॉस्फोरस अटैच नहीं है, तो इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देंगे? उसे एटीपी देंगे, ठीक है। एटीपी देंगे, और एटीपी कौन सा एंजाइम यूज होगा? यूरेसिल काइनेज यूज होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पे यूएमपी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे अगर हमारा ओरोटेट फ्री है, यानी हमारा डिग्रेड करके जो है पायरिमिडीन्स का प्रोडक्ट हमारा ओरोटेट बन गया, ठीक है। तो ये साइकिल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई थी डी नोवो सिंथेसिस में। तो ओरोटेट भी हमारा ऐसे ही रिसाइकिल हो सकता है। इस ओरोटेट से अगर हमारा सीटीएमपी बन रहा है या यूएमपी बन रहा है, यूटीपी बन रहा है, तो इस पाथवे को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेल्वेज पाथवे बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है। ओरोटेट से डायरेक्टली हमारा क्या बन रहा है? यूएमपी, सीटीएमपी, और इसी यूएमपी से हमारा क्या बनेगा? यूरिडाइलेट से हमारा क्या बनेगा? थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स भी इसी से बनेंगे, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी हमारा जो है सेल्वेज पाथवे हो सकता है, ये इसको भी हम सेल्वेज पाथवे बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैंने CSIR नेट का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाग का मेरे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन है नहीं, और जो शायद लास्ट टाइम पे जो बाग का क्वेश्चन आया था वो डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जाम में, बाग एग्जाम में, जो कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिजीज़, क्योंकि वहाँ पे मैं डिग्रेडेशन पढ़ाऊंगी न्यूक्लियोटाइड्स का, तो मैं सारी डिजीजेज जितनी भी होती हैं वो सब मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। और जो डिजीज़ मैंने आज डिस्कस करी है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो हम ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2016 दिसंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है? इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन के बायोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फिगर दे रखा है प्यूरिन्स का, ठीक है। ये प्यूरिन का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मैंने आपको नंबरिंग भी बताई थी और ये भी बताया था कि कौन सा कार्बन कौन से अमीनो एसिड से आता है, कौन डोनेट करता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन कार्बन, कौन जो है अमीनो एसिड, ठीक है, या CO2 कौन सा कार्बन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये सब हमें इसमें बताना है। सो सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? ऑल नाइट्रोजन एटम C4, C5
आर फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो जैसे जितने भी नाइट्रोजन एटम है, यानी ये 1 वाला नाइट्रोजन एटम, 3 वाला, 9 वाला, ठीक है, और 7 वाला, 4 नाइट्रोजन एटम है, और C4 और C5 यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि ये सिर्फ ये सारे के सारे जो है एस्पार्टिक एसिड डोनेट करता है। क्या हमने ऐसा पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है N1 इज फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। N1 हमारा किससे था? एस्पार्टिक एसिड से था, ठीक है। फिर N3 एंड N9 आर फ्रॉम ग्लूटामीन साइड चेन, ठीक है। N3 एंड N9 यानी N3 एंड N9 ये हमारा क्या है? ग्लूटामीन की साइड चेन, जो मैंने बताया था अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन जो है ये नाइट्रोजन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है N7 एंड C4 एंड C5, ठीक है, आर फ्रॉम ग्लाइसिन, ठीक है। N7 यानी ये पूरा, C4 C5 जो है वो ग्लाइसिन से मिलता है। ये बात भी क्या है? सही है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू पढ़ाया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट चलते हैं N1 इज फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, सही बात है। N3 इज फ्रॉम ग्लूटामिन साइड चेन, ये भी सही है। N9 इज फ्रॉम N अटैच्ड, नहीं ये नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है N1 फ्रॉम ग्लूटामिन, N1 ग्लूटामिन से नहीं होगा, वो किससे होगा? एस्पार्टिक एसिड से होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद हो। ये मैंने फिगर के थ्रू कुछ इस तरीके का फिगर मैंने आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे कि एस्पार्टेट ये N1 वाला कार्बन डोनेट कर रहा था, फॉर्मेट ये वाला कार्बन, ठीक है, अमाइड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामिन ये 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था, ये हमारा ग्लाइसिन था, ठीक है, ये CO2 डोनेट कर रहा था और ये फॉर्मेट डोनेट कर रहा था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बाद में भी पूछे जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।